नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने आ रही है। अतीक के प्रयागराज पहुंचने से पहले बड़ी सुरक्षा, नैनी सेंट्रल जेल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, इस वक्त की बेहद बड़ी खबर है। अतीक के प्रयागराज पहुंचने से पहले प्रशासन मुस्तैद है। नैनी सेंट्रल जेल की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। अतीक के प्रयागराज पहुंचने से पहले प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। सैयद मोहम्मद आमिर हमारे साथ में जुड़ गए हैं ग्राउंड जीरो से, प्रयागराज से। आमिर, क्या कुछ अपडेट है? नैनी जेल की जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है, ऐसी खबर सामने आ रही है। अतीक अहमद को आज लाया जा रहा है और अतीक अहमद को लाने से पहले नैनी सेंट्रल जेल की सुविधाएं और सारी चीजों को नजर रखते हुए सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। अतीक अहमद को थोड़ी ही देर में प्रयागराज लाया जा सकता है और अतीक अहमद को नैनी सेंट्रल जेल में रखा जाएगा। पिछली बार अतीक अहमद को नैनी सेंट्रल के जेल के 5 घंटे बाहर रखने के कारण जेल अधीक्षक को सस्पेंड कर दिया गया था। तो वही इस बार नैनी जेल की सुरक्षा अतीक अहमद के आने से पहले ही बढ़ा दी गई है और सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। तमाम व्यवस्थाएं इस दौरान की गई हैं। क्या इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के अलावा मौजूदा ट्रैफिक व्यवस्था में भी किसी तरह के चेंजेस नजर आ रहे हैं? आमिर, बता दें आपको कि नैनी सेंट्रल जेल का जो रास्ता है वो राजमार्ग है जो मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों को जोड़ता है। इसलिए वो हाईवे होने के कारण वहां पर कोई इस तरह की समस्या नहीं है जिसकी वजह से डायवर्जन किया जाए। मगर हाँ, जगह जगह पुलिस तैनात की गई है, चप्पे चप्पे पर पुलिस अलर्ट है और अतीक अहमद की जहां जहां से रास्तों से गाड़ियां गुजरेगी वहां पर पुलिस की तैनाती जरूर की गई है। सुरक्षा कर्मी व अन्य जांच एजेंसियां भी लगाई गई हैं। सुबह से ईडी की कई कंपनियां और एजेंसियां यहाँ पर अलग अलग छापेमारी कर रही हैं, चाहे वो अतीक अहमद के वकील हो या अन्य लोग हों जिनके यहाँ छापेमारी हो। पीवीआर मॉल के जो मालिक हैं संजीव अग्रवाल, उनके वहाँ भी ईडी ने उनके बंगले को पूरे कानून में तब्दील करके वहाँ पे भी छापेमारी कर। इस तरह से लगातार अतीक अहमद के प्रयागराज आने से पहले लगातार कार्रवाई जारी है। चलिए, बहुत शुक्रिया आमिर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। एसटी हसन क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनाएंगे। ये कानून के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए और कानून अपना काम करे। जिसने जो गुनाह करे हैं उसको कानून के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए। हम तो यही चाहते हैं कि कानून से डिविएट होकर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। योगी सरकार की जो बुलडोजर क्रांति है उससे क्या कोई प्रोटेस्ट में फर्क पड़ा है माफियाओं के ऊपर? ये क्रांति लफ्ज आपने क्यों कहा? क्रांति किस बात की है? एक्शन के लिए अगर बुलडोजर एक्शन है और उनसे पूछिए ना जिनके बराबर के मकान बेकसूर होकर गिर गए हैं एक मकान तोड़ने के चक्कर में। जजों को फैसला करने के संविधान ने इजाजत दी। जज फैसला करते हैं किसी भी चीज का कि किसको क्या सजा मिलनी चाहिए। जजेस को बाईपास करके, न्यायालय को बाईपास करके ये सब काम अगर करा जाए तो हम समझते हैं कि ये कानून के मुताबिक नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ उम्र कैद की सजा काट रहे अतीक अहमद के वकील खान सौलत हनीफ के घर पर ईडी की टीम जांच कर रही है। प्रयागराज स्थित खान सौलत हनीफ के घर पर ईडी की टीमें छापेमार कार्रवाई कर रही हैं। सौलत हनीफ को उमेश पाल अपहरण केस में उम्र कैद की सजा मिली हुई है और वो जेल में भी बंद है। हत्याकांड के बाद जहां लगातार अतीक अहमद पर कार्रवाई जारी है, तो ऐसे में आज अतीक अहमद को दोबारा साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है। तो उससे पहले अतीक अहमद के कई करीब पर कार्रवाई ईडी की जा रही। बता दें, एक साथ ईडी की करीब 7 जगहों पर छापेमारी हो रही है, जैसे कि गुरफुल के घर पर और अतीक अहमद के वकील खान सौलत हनीफ के घर पर, लूकरगंज स्थित अतीक के और करीबी पर, इसी तरह कई अन्य करीबियों पर लगातार ईडी की कार्रवाई हो रही है। आप देख सकते हैं कड़ी सुरक्षा के बीच में ये अतीक अहमद के वकील खान सौलत हनीफ का घर है, जहाँ पर ईडी की कार्रवाई हो रही है। यहाँ पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, आप देख सकते हैं गेट पर, और यहाँ पर इस तरह से लगातार कार्रवाई जारी है और पुलिस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दस्तावेज और अहम कागज को खंगाल रही है कि अतीक अहमद को कौन फंडिंग करता था, कहाँ से पैसे आते थे। ऐसे सवालों को लेकर खान सौलत हनीफ के परिवार से आज ईडी की टीम पूछताछ कर रही है और कई कागजों को यहाँ पर खंगाल रही है और कई अहम सबूत भी ईडी के हाथ लग सकते हैं। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।
सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अपनी पार्टी के प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। आपको बता दें कि एसबीएसपी ने 5 नगर निगम, 87 नगर पालिका और 117 नगर पंचायत के प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है। जानकारी के हिसाब से पार्टी ने लखनऊ से अलका पांडे और अपना मेयर पद का प्रत्याशी उनको घोषित किया है। सुभाषपा प्रमुख से जनता टीवी ने इसी बारे में खास बातचीत की है, सुनिए। उत्तर प्रदेश की सियासत गर्म है। समाजवादी पार्टी से लेकर सभी पार्टियां सक्रिय हो गई है। नगर निकाय चुनाव में पूरी दमखम के साथ सभी पार्टियां। सुभाषपा का सबसे बड़ा बात यह है कि सुभाषपा ने अपनी लिस्ट जारी कर दिया है। ओम प्रकाश राजभर बयानवीर यहाँ पे बैठे हुए, इनसे ही बातचीत करते हैं कि अलका पांडे को क्योंकि नगर निगम के मेयर का पद यहाँ पे दिया, सबसे राजधानी लखनऊ का जो सबसे केंद्र में है। आइए इनसे बातचीत करते हैं। ओम प्रकाश राजभर, पहले तो प्लास्टिक का कुर्सी रख दिए हैं, यहाँ बैठा नहीं हो पा रहा है। ये बताइए कि लगातार जो नगर निगम का चुनाव है इसमें लगातार आप भी समाजवादी पार्टी से अलग हुए, इसके बाद अब समाजवादी पार्टी आपसे आरोप लगी किसी से बात नहीं बना, तब जाके आप नगर निगम का चुनाव अकेले लड़ रहे हैं। शायद समाजवादी पार्टी को इस बात का पता नहीं, वो अपरिपक्वता हम बात तो बनी नहीं है ना, अपरिपक्वता हम कहते हैं। मिनिस्टर था तब भी निकाय चुनाव अकेले लड़ा था, मिनिस्टर था तब भी। निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव छोटा चुनाव होता है, पार्टी के नेता मजबूती से लड़ते हैं। इस नाते हम अकेले चुनाव, हम तो शुरू से कर रहे हैं अकेले लड़ेंगे, आज से थोड़ा कर रहे हैं। हमको अंदाजा है कि जब से शुरुआत शुरू हुई निकाय चुनाव को तब से हम कर रहे हैं। अरे जहाँ जहाँ प्रत्याशी, जहाँ जहाँ हमारे पहलवान रिहर्सल कर रहे हैं वहाँ लड़ेंगे। मायावती का लगातार आप पैरवी कर रहे हैं प्रधानमंत्री पद का, लेकिन साथ ही मायावती ये कह रही है कि नगर निगम का जो चुनाव है, मतलब नगर निकाय का, उसे बैलेट पेपर से होना चाहिए। इससे कितना समर्थन है? नहीं, सही है। आधा में बैलेट पेपर से और आधा में तो पूरा बैलेट से चाह रही है। पूरा होना चाहिए ना। जैसे मेयर के चुनाव में सभासद में मतपत्र लेके जाएगा और वो मेयर के चुनाव में मशीन लग जाएगी, किसको वोट देगा? जो पढ़ा लिखा नहीं। लेकिन ईवीएम को लेकर अभी भ्रम है नेताओं में। हारने के बाद भ्रम, जीतने के बाद भ्रम खत्म। ये भ्रम तो आप भी समाजवादी पार्टी का मिलकर साथ नहीं, समाजवादी पार्टी जब जीत गई मैनपुरी, अरे नहीं, जब गठबंधन तो आप भी तो ईवीएम के खराबी में आप हामी भर रहे थे, ये मैं कह रही हूँ। नहीं खराब होती ईवीएम, बूथों पर नहीं खराब होती है महाराज। अरे महाराज, खराब तो होती है, मगर आप ये कह रहे हैं ना कि ईवीएम की ही सब नहीं, मेरा कहने का मतलब कि या फिर आप कहीं जीतेंगे, दुनिया आप जहुराबाद से जीते तो क्या अपने क्षमता भी जीते ना आप, ये मैं कह रही हूँ। मेरा कहने का मतलब कि जिस देश ने ईवीएम बनाया वहाँ बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है, तो फिर हम उस मशीन पर भरोसा जो बनाने वाली कंपनी नहीं कर पा रही है, तो हम भरोसा कैसे कर रहे हैं? हमको भी बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। तो अभी मांग कर रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव कराएं। हम कैसे मांग कर रहे हैं? चिट्ठी चुनाव है, अब स्थानीय निकाय चुनाव, अब तो वो आदेश हो गया, अब तो उसमें बदलाव नहीं हो सकता। हम बराबर चिट्ठी लिखते रहते हैं कि मतपत्र से चुनाव करें। ये ओम प्रकाश राजभर साफ तौर पे कहना था ये राजनीति का अखाड़ा है, और राजनीति के अखाड़े में सब पार्टियां अपनी अपने क्षमता के अनुसार लड़ती, पूरी क्षमता के साथ पूर्वांचल नहीं तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में सुभाषपा राज करेगी। कैमरा से साथ में जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन की जयंती के मौके पर आज कालीचरण कॉलेज परिसर में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर टंडन के नजदीक रहकर काम करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, सुरेश खन्ना समेत अन्य नेताओं ने अपने संस्मरण साझा किए। इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सहित कई मंत्री मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि जीवन में महानता ऊपर से नीचे नहीं, शून्य से शिखर की ओर जाती है। लखनऊ की पहचान टंडन नगर निगम के पार्षद के रूप में राजनीतिक यात्रा उन्होंने प्रारंभ की थी। वो विधायक, विधान परिषद सदस्य और लखनऊ के लोकप्रिय सांसद के तौर पर काम करते नजर आए। इस तरह उन्होंने शून्य से शिखर तक की यात्रा की है। यहां पर एकत्र होकर के उनका स्मरण कर रहे हैं। टंडन जी की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए लालजी टंडन फाउंडेशन ने अनेक सामाजिक कार्यक्रम आगे बढ़ाए हैं। उन्हीं कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज यहां पर सरदेव टंडन जी की मूर्ति का अनावरण और नए संकाय का नामकरण
सदैव टंडन जी के नाम पर अभी संपन्न हुआ है। मैं इसके लिए फाउंडेशन को और कॉलेज प्रशासन को हृदय से धन्यवाद देते हुए स्वर्गीय लालजी टंडन जी को उनकी स्मृतियों के लिए नमन करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं जीवन में महानता का मानक ऊपर से नीचे नहीं होता है। कोई व्यक्ति जब शून्य से शिखर की यात्रा को अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से प्राप्त करता है, यही उसकी महानता का मानक तय करता है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को राहत कोष में आर्थिक मदद दी है। इस दौरान डिप्टी सीएम ने मुख्यमंत्री को चेक सौंपा। डिप्टी सीएम ने मुख्यमंत्री को 1,51,000 का चेक दिया है। भाजपा सांसद घनश्याम सिंह लोधी अचानक रामपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। आपको बता दें, कई दिनों से जिला अस्पताल में मरीजों से डॉक्टरों की शिकायतें मिल रही थी, जिसके चलते बीजेपी सांसद घनश्याम सिंह लोधी रामपुर जिला अस्पताल निरीक्षण करने पहुंचे थे। भाजपा सांसद के जिला अस्पताल पहुंचते ही जिला अस्पताल में हड़कंप मच गया। तो वहीं जिला अस्पताल में मौके पर सीएमओ और सीएमएस मौजूद रहे। भाजपा सांसद ने 2 दिन पहले हुए सिलेंडर विस्फोट हादसे में घायल हुए मरीजों का हालचाल भी जाना और उनके परिजनों से पूछताछ करते हुए उनके समुचित इलाज और अस्पताल में समुचित व्यवस्थाओं का निर्देश दिए हैं। देखिए, परसों एक हादसा हुआ, किसी के घर में वो सिलेंडर फटा और उसमें बचाने के चक्कर में एक दूसरे के चक्कर में कई लोग झुलस गए उसमें, और वो गंभीर स्थिति में है। मैं देख के आया हूँ, लेकिन इलाज हो रहा है उनका, अब लेके बेहतर स्थिति में है। और कई मरीज तो मेरे ख्याल से 60% तक है ना जख्मी हैं। तो इलाज हमारे डॉक्टर कर रहे हैं और उनके परिवारों से बात हुई तो परिवार वाले भी कह रहे हैं संतुष्ट हैं इलाज से, कोई दिक्कत नहीं है हमें, और सब काफ़ी देखभाल हम डॉक्टर कर रहे हैं और सब प्रशासन भी लगा और डॉक्टर भी लगे, कोई दिक्कत नहीं। लखनऊ में बढ़ते कोरोना मरीजों को लेकर डीएम सूर्यपाल गंगवार ने चिंता जाहिर की है। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो कीजिए। साथ ही लखनऊ डीएम सूर्यपाल गंगवार ने कहा कि लोगों को सार्वजनिक जगहों पर मास्क जरूर लगाना चाहिए और कोरोना से बचाव के लिए 2 गज दूरी का भी पालन करना चाहिए। मैं जिलाधिकारी लखनऊ सूर्यपाल गंगवार लखनऊ वासियों से आग्रह करता हूं कि कोविड-19 के केसेस फिर से बढ़ने लगे हैं। हमने विगत 3 वर्षों में जो कोविड के संबंध में सावधानियां सीखी हैं, उनको फिर से अमल में लाए जाने की जरूरत है। कोविड प्रोटोकॉल के अंतर्गत जब कोई व्यक्ति भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाता है तो उसको मास्क का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी चाहिए। योगी सरकार अपराधियों पर लगातार लगाम लगाने में कामयाब नजर आ रही है। यूपी में अपराधियों को सीएम योगी ने चेतावनी दी थी कि अपराधी या तो सरेंडर कर दें या तो राज्य छोड़कर चले जाएं। उसके बाद मानो अपराधियों के सरेंडर करने का सिलसिला ही चल पड़ा। आज कई अपराधियों ने थाने में सरेंडर किया है, तो वहीं कईयों की पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई और कईयों को गिरफ्तार भी किया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बिजनौर, कुशीनगर और मथुरा की। तो वहीं दूसरी तरफ गर्मी बढ़ने के साथ ही फसलों में आग लगने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। पिछले कई दिनों में किसानों की खड़ी फसलों में आग लग चुकी है। आग लगने से किसानों के लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। अब तक लाखों हेक्टेयर गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई है। तस्वीरें आपको आज दिखा रहे हैं इटावा, हापुड़, बदायूं, सहारनपुर, गोरखपुर और भदोही की। हर तरफ आग का ही तांडव नजर आ रहा है। ट्रांसफार्मर के जलने की खबर है और दूसरी तरफ गोरखपुर में कई दुकानों में आग बीती रात को लग गई थी। तो वहीं रुड़की पहुंची कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या का आज भाजपा कार्यालय पर जोरदार स्वागत हुआ। इस स्वागत कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष शोभाराम प्रजापति समेत दर्जनों पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि उनकी सरकार गरीबों और मजदूर तबके के लिए बेहद गंभीर है, इसलिए सरकार ने गरीबों के लिए राशन में चीनी और नमक देने का फैसला किया है। जो हमारे यहाँ पेनाफिसेक कहने में जो हमारे कार्ड धारक हैं, उनके लिए यह कोशिश करी है कि उनको हमारी जो दैनिक चीज़ों में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, चाहे वो नमक हो,
चाहे वह आपकी चीनी हो, दोनों चीज़ें जो हैं उनको उपलब्ध हो सके, बहुत ही सब्सिडाइज दामों पर उपलब्ध हो सके, उसको लेके 50% सब्सिडी आधारित उनको नमक और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लैंड जिहाद को लेकर उठाए गए कदम को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। धामी के इस फैसले से एक तरफ साधु संतों ने जोरदार इसका स्वागत किया, तो वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियां इस फैसले को उत्तराखंड की एकता को खत्म करने की बात कह रही हैं। इसी क्रम में उधम सिंह नगर के काशीपुर में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी और सरकार से इस आदेश को वापस लेने की मांग भी की है। आज बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व के तहत उत्तराखंड सरकार के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा उत्तराखंड में जो मजार बनी हुई है उन मजारों को तोड़ने के संबंध में जो एक स्टेटमेंट आया था अखबार में, वो हमने भी और सभी उत्तराखंड वासियों ने पढ़ा है। हम उत्तराखंड सरकार से ये कहना चाहते हैं कि उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ सभी संत महापुरुषों ने जन्म लिया है, यहीं से गंगा बहती है, जमुना भी यहीं से निकलती है। यहाँ पर जो भी हर धर्म के लोग रहते हैं, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सभी धर्म के लोगों का मान सम्मान रखना चाहिए। और जो मुख्यमंत्री ने जो अपना ये आदेश दिया है इसको वापसी लेना चाहिए। और जो उत्तराखंड ये आदेश वापसी नहीं लेती है तो बहुजन समाज पार्टी रोडों को उतरकर धरना प्रदर्शन की मांग करेगी। एक तरफ जहां भाजपा लोकसभा चुनाव को फतेह करने की तैयारियों में जुटी हुई है, तो दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस अपने ही नेताओं की नाराजगी में उलझी हुई नजर आती है। हालात ये हो गए कि कांग्रेस हाईकमान को पर्यवेक्षक भेजने पड़ रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा का कहना है कि मैं बीते 1 साल से बेवजह की बयानबाजी की अनदेखी करता रहा, लेकिन अब प्रकरण हाईकमान की जानकारी में लाया गया है। साथ ही कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी का कहना है कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच हो रही गलत बयानबाजी को लेकर जांच समिति गठित की गई है। हमारे प्रभारी क्षेत्रीय प्रभारी बन चुके हैं और पार्टी इंटरनल सर्वे भी करा रही कि कौन सा कैंडिडेट मुफीद रहेगा जिसको हम वहाँ चुनाव लड़ाए। और इस समय अग्निपथ योजना का विरोध पहाड़ में है, उसके अलावा अंकिता भंडारी केस लोगों के जहन में है, उसके अलावा भर्ती घोटाले लोगों के जहन में है। यहाँ जिला विकास प्राधिकरण ने नाक में लोगों के दम कर रखा है और 80 करोड़ से ज़्यादा हिंदुओं के आस्था के केंद्र जोशीमठ और जोशीमठ में आदिगुरु शंकराचार्य की पीठ का अपमान, साथ में आदिगुरु शंकराचार्य का नाम का प्रस्ताव कैंसिल करके अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे जॉली ग्रांट का नाम करना, ये सारे हमारे पक्ष के विषय हैं। और मुझे लगता है कि इस बार जनता लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को साथ देगी, समर्थन देगी, आशीर्वाद देगी। रात्रि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसदगणों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश के प्रभारी। देहरादून में नगर निगम से संबंधित 3 सूत्रीय मांगों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर निगम का घेराव किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महानगर अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से नगर निगम तक मार्च करते हुए घेराव किया। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के निगम पहुंचने पर निगम प्रशासन और पुलिस ने मुख्य गेट बंद कर दिया, जिससे आक्रोशित होकर कार्यकर्ताओं ने बलपूर्वक खोला। प्रदर्शन के दौरान महानगर अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी ने कहा कि बस्तियों को मालिकाना हक दिए जाने, मेयर की संपत्ति की जांच विजिलेंस से करवाए जाने, नए बने 40 वार्डों में कमर्शियल टैक्स लगाए जाने के विरोध में नगर निगम का घेराव किया गया है। वहीं हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि यूनियन की मांग है कि पीएम मोदी एमएसपी गारंटी का कानून बनाए, जिसके लिए उत्तराखंड सरकार भारत सरकार से आग्रह करे। यूनियन ने चेतावनी देते हुए कहा है कि एमएसपी गारंटी कानून न बनाने पर 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा को वोट नहीं देंगे। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। नमस्कार।